हेलो दोस्तों, मैं आवेश सर आज पुनः आपका यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लाइट सीरीज़ का तीसरा क्लास लेके आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के अपवर्तन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन है क्या। एक्चुअल में जब एक प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसमें कुछ डेविएशंस आते हैं और उसी डेविएशन को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसे अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ गुण होते हैं और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के गुण और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग है। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर एक रे सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो उस रे में किस तरह का चेंजेज आएगा, और एक दूसरा है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उस रे में किस तरह के चेंजेज आएंगे। तो पहला है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, मतलब क्या हुआ, रेयरर डेंसर, डेंसर मतलब सघन हो गया, ये विरल हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। दूसरा है कि अगर डेंसर से रेयरर की ओर जाती है, जस्ट इसका इन्वर्स हो गया कि अगर डेंसर से रेयरर जाएगा मतलब वह अविलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है, एक यहां पे ये एयर है और ये ग्लास स्लैब है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये आपतित किरण आ रही है, इसका डायरेक्शन ये है, एक्चुअल डायरेक्शन ये है, लेकिन ये पास कहां से कर रही है, इस जगह से, मतलब अपने पाथ से क्या हुआ, ये डेविएट हो गई है और ये क्या है, किस तरफ मुड़ी है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल की ओर झुक गई है, मुड़ गई है। अगर दूसरा केस लेते हैं, अगर ये एयर है और ये अगर ग्लास स्लैब है, ये किरण यहां से आपतित होगी, ये मेरा नॉर्मल होगा, तो इसका डायरेक्शन ये है, आ रहा है, लेकिन ये क्या होगी, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब अपना ये पाथ है, इससे क्या होगा, दूर जाएगी और ये इस तरह से पास करेगी। ठीक है, ये हो गया रेयरर टू डेंसर और ये डेंसर टू रेयरर। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम दो लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ है सबसे फर्स्ट लॉ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा है साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, कि अगर किसी एयर टू ग्लास स्लैब, अगर कोई एक रे एयर से ग्लास स्लैब में पास कर रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वह उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो इससे हम लोग आगे इस फॉर्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम में। नेक्स्ट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। जो आज का मेन पॉइंट मेरा यही है कि सबसे फर्स्ट एक तो हम लोग पीछे वो फॉर्मूला पढ़े, वो क्या है, वो उसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ये
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है तो उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर दिया हुआ है या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया हुआ है तो भी हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? यह किसी भी मीडियम का एक लाइट बेंडिंग कैपेसिटी है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वह लाइट को उतना ज़्यादा मोड़ेगी, जिसका रिफ्रैक्टिविटी जितना कम होगा वो लाइट का मतलब उतना लेस डेविएशन होगा आफ्टर द पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम से लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में हम डिवाइड कर देंगे और ये मेरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो यहां से एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लें इसे, अगर ये c बाई वी है, n इज इक्वल टू c बाई वी अगर लें तो अगर n को हम यहां लाएं तो v इज इक्वल टू क्या होगा c बाय n। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। तो यहां से एकदम स्पष्ट है कि जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उससे लाइट का स्पीड क्या होगा उतना कम जाएगा और वह उस लाइट रे को उतना ज्यादा बेंड करेगी। और यहां पे हम दिए हैं कि इट इज द इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, यह प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दिखाता है। अब और यहाँ पे ये हम बता रहे थे कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस माध्यम में क्या होगा उतना कम जाएगा। अब एक टर्म है इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। इसमें है कि किसी एक मीडियम के सापेक्ष में, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, लेकिन इसमें क्या करना है कि एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का या दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, और उस टर्म को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी एक सघन माध्यम के सापेक्ष दूसरे सघन माध्यम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, इसको n21 से डिनोट करते हैं। मींस 1 मींस फर्स्ट मीडियम, 2 सेकेंड मीडियम, और तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो पहले लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ये ध्यान रखना है कि पीछे भी देखे हैं कि हमको मीडियम का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, तो मीडियम का स्पीड हमेशा लाइट के स्पीड से डिनोमिनेटर में रखते हैं। और यहाँ पर भी सेम होगा कि हमको मीडियम 2 का अगर रिस्पेक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 2 का जो स्पीड होगा, लाइट का जो स्पीड होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और मीडियम 1 का न्यूमरेटर में। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कि फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड बाय सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड। अब एक जस्ट इसको कन्वर्स कर दीजिए कि यहां पे हम निकाले हैं कि ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर हमको यहां निकालना है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ऑफ 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, तो यहां पे क्या हो गया v1, और किसके रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू v2, तो न्यूमरेटर में v2। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम एक कोरिलेट करें तो यह क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो यहां पे एक थर्ड रिलेशन जनरेट हुआ इस दोनों को मिलाने से। यह क्या है कि अगर एक का दूसरे के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक दिया गया है तो दूसरे का पहले के सापेक्ष निकालने के लिए हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा। मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2।
और इस फॉर्मूला से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो एक क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। अब हम लोग सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक आपतित किरण वायु से एक सघन माध्यम में 45 डिग्री के आपतन कोण से प्रवेश करती है। मतलब क्या है कि ये एक ग्लास है, ये इसका पाथ है, और ये वायु से ग्लास में आ रहा है। तो विरल से सघन मध्य में आ रही है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपने पाथ से अभिलंब की ओर झुकेगी और ये इस तरह से बनेगी। और यहाँ पे हमको ये एंगल आई, ये हमको 45 डिग्री दिया हुआ है। और ये एंगल आर, और हमको यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का √2 है। यहां सीधा है, क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। ये मेरा √2 दिया हुआ है, साइन आई मतलब हो जाएगा साइन 45, आर साइन 45 1/√2 होता है, साइन आर 2 साइन आर इज इक्वल टू 1। और अब साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीन्स साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 मीन्स आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये स्नेल्स लॉ जो हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़े हैं, उस पर ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मेरा परावर्तन कोण कितना निकल गया, 30 डिग्री। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगा रे, तो आपतन कोण हमेशा बड़ा बनेगा, परावर्तन कोण छोटा बनेगा। सॉरी, अपवर्तन कोण छोटा बनेगा, नॉट परावर्तन। आपतन कोण बड़ा बनेगा और अपवर्तन कोण छोटा बनेगा। और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है, तो उसमें क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा और आपतन कोण छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है, मतलब हमको C दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश की चाल माध्यम में मतलब भी दिया गया है। माध्यम में प्रकाश की चाल ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सीधा क्या होता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वो ओ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम में जो कितना है, ये 3 × 10⁸ बाय 2 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया, 3/2 मीन्स 1.5। और एक चीज ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यह एक कंपैरिजन है, ठीक है, और ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसलिए क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना है।
क्योंकि ये स्पीड इसमें मीटर पर सेकेंड है और इसमें भी मीटर पर सेकेंड है, ये यूनिट भी दोनों कैंसिल होगा और इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। और ये 3.5 1.5 और इस तरह से ऑप्शन में ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश के वायु से जल में जाने पर, ठीक है, यहां पे देखिए ये N12 वाला क्वेश्चन है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा और फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला, वायु से जल। तो अगर हम यहां एयर और वाटर इस तरह से 1.33 है, तो प्रकाश के जल से वायु में, ठीक है, तो इसमें अगर हमको ये दिया हुआ है तो सीधा है कि अगर प्रकाश वायु से जल में जाने के लिए वर्तनक 1.33 है तो जल से वायु में जाने के लिए डायरेक्ट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1/1.33, ठीक है, और 1.33 मीन्स ये 4/3 हो जाता है फ्रैक्शन में, तो ये 3/4 मीन्स 0.75 और ये इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु के 1.5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच का प्लेट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और हमको निकालना है इसमें कि कांच में प्रकाश की चाल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सीधा, मतलब ये हो गया सीधा C/V। ये कितना दिया हुआ है, ये मेरा 1.5 है, C कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये हमको V निकालना है। यहाँ पे सीधा अगर इसको कोरिलेट करें सीधा V = क्या होगा 3 × 10⁸/1.5, ये तो सीधा क्या जाएगा 1.5 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कांच के प्लेट का अपवर्तनांक अगर 1.5 है तो उससे अगर कोई रे पास करेगी तो उसका स्पीड जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हीरा में प्रकाश की चाल, ये डायमंड, निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42, हमको प्रकाश की चाल पता है C है, ठीक है, और कह रहा है कि हीरा में प्रकाश की चाल C × 4.2, सीधा दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका 4.2 टाइम्स 4.2 गुना प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल का, और C जो है क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और अब कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, C मतलब प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल, ये निर्वात का है। तो यहां पे क्या हो जाएगा C/, हीरा का प्रकाश में चाल कितना हुआ है C × 4.2, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का 4.2 टाइम्स है हीरा में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे ये C और C कैंसिल हो गया, ये हो गया
1/4.2, ठीक है, और 1/4.2 को अगर करेंगे तो 2.4 ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। इसमें ये फर्स्ट ए ऑप्शन 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायु के सापेक्ष, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, मतलब एयर और डायमंड, तो पूछ रहा है कि हीरा के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब ये, तो इसका सीधा है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, और ये सीधा 1/2.42 और ये 0.41, और ये ऑप्शन के अनुसार ये डी। अगर इसको 2.4 लेते हैं तो ये 0.42 के अप्रॉक्स आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम इसमें निरंतर सुधार करते रहेंगे और आपको लाभान्वित करते रहेंगे। थैंक यू।